अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और मैं जिस जगह बैठा हूं ये लाहौर में, जहां पे ख़ुसूसियत के साथ जिस गली में हम बैठे हैं, यहाँ पे अगर हर घर नहीं तो हर दूसरा घर जो है उसमें या डकैती हो चुकी है या स्नैचिंग हो चुकी है या वहाँ पे डाकुओं ने किसी का खून जो है वो बहा दिया है। अगर मुसलमान फ़तह करते थे तो गैर मुसलमानों से भी जज़िया लेते थे, और ये जज़िया जो है ये सिर्फ़ इसलिए लिया जाता था कि उनकी हिफाजत जो है वह हुकूमत वक्त का काम होता था। हम लोग इस मुल्क में टैक्स देते हैं, लेकिन इसके बावजूद हर शख्स जो है, हर शहरी जो है वो इंसाफ की तलाश में या तो धरना लेकर बैठा है या अपनी आवाज़ें चीखें की सूरत में बाहर निकाल रहा है, या वो इतना नम हो चुका है कि अब कोई अच्छाई और बुराई उसके लिए रह नहीं गई। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे मेरे साथ मेहमानों में मौजूद हैं मुहिब्बुल नबी ताहिर और ज़ईम कादरी साहब, और बाकी लोग जो हैं ये इस महल्ले के रहने वाले हैं जिनके घरों में ये वाक़या भी हुआ। मेरे इस हाथ पे जो घर है ये वो घर है जहाँ पे एक 70 साल का बुज़ुर्ग जो है वो गार्ड के तौर पे एक प्राइवेट कंपनी ने हायर किया, और यहाँ पे इस गली की हिफाजत करते हुए उसको पता चला कि यहाँ पे कोई डाका पड़ा है, चोर हैं अंदर। वो 70 साल के बुज़ुर्ग इस घर के अंदर गए। उनकी गन के अंदर कहा जाता है कि कोई गोली नहीं थी, अगर होती भी तो शायद उनको गन लोड करना नहीं आती थी। यहाँ पे डाकुओं ने उनको मारा और हिट किया और वो अस्पताल चले गए। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि उन बुज़ुर्ग की डेथ हो चुकी है। वो शख्स जो 70 साल की उम्र में सिर्फ 9,000 रुपये के लिए एक काम कर रहा हो, अगर वो भी इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो उसके ख़ानदान को पूछने वाला कौन होगा। ये तमाम बातें करते हैं अपने मेहमानों से भी, और एक पंजाब का ओपिनियन भी आएगा और एक मज़हब का ओपिनियन भी आएगा कि ये सूरत हाल क्या है। हज़रत, सबसे पहले तो आपकी तरफ में आता हूँ। आप ये फरमाइए कि इस महल्ले में आप लोग गार्ड रखते हैं, तो जब आप गार्ड रखते हैं तो सब मिल के रखते होंगे ना, क्योंकि सब लोग पैसे देते हैं कंट्रीब्यूशन। तो आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि हम गार्ड ऐसा रखें जो कि हमारा जानने वाला चाहे ना हो लेकिन इस काबिल तो हो कि वो किसी हादसे का मुकाबला कर सके? ये सिक्योरिटी कंपनी जो है, ये गार्ड जो है वो इस एज में नहीं था, 60 एज का था, 70 नहीं थी उसकी, मगर ये था कि उसका सर्वाइवल ही नहीं है। उन लोगों को कहाँ भेज दें हम? अगर उसका सर्वाइवल नहीं है तो ये आपका मसला तो नहीं है ना? नहीं, आपका मसला तो है कि आपके घरों की हिफाजत हो, आप उसके लिए चौकीदार रख रहे हैं, लेकिन वो चौकीदार जो है वो ना बंदूक लोड कर सकता है ना उसके पास गोली। नहीं, बंदूक लोड भी कर सकता है, बंदूक का वो मास्टर है, गालबन वो फौजी है, रिटायर्ड फौजी है। तो आपके ख्याल में ये बिल्कुल ठीक बात थी कि अंदर डाकू थे और उसने जाके दरवाजे को धक्का मारा और गोली खा ली? नहीं, धक्का नहीं मारा उसने ये किया है कि जाके दरवाजे को बंद किया है। जो दरवाजा तोड़ के डाकू अंदर थे ना, उन 2 लोगों ने दरवाजे को खींच के बंद किया है। वो अंदर से जो थे वो ताकतवर से उनसे। अच्छा, मेरा क्योंकि फौज और पुलिस दोनों से ताल्लुक नहीं है, मेरा ख्याल ये है कि वो बाहर खड़ा होकर उनको अंदर रखता और 15 को फोन करके पुलिस को बुलाता, जो कि नहीं किया। आपके यहाँ जब इतने हादसे हो चुके हुए हैं, 15 को टेलीफोन किया गया है, 15 को भी कॉल की, उठाया नहीं है। 15 किसी ने नहीं उठाया, 15 किसी ने नहीं उठाया। सेकेंडली आपका जो है 1122 वाले, वो उनको भी कॉल किया गया, वो भी नहीं पहुंच सके। जब उसको बुलेट लगी तो कितनी देर में उसको हॉस्पिटल लेके गए? तो मेरा ख्याल है आधा घंटा वो यही रहा, आधा घंटा ब्लीड करता रहा। तो आप इंतजार कर रहे थे 1122 का? नहीं, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही थी, शायद उसके बाजू में, यही पता नहीं चला उस वक्त के उसको गोली वगैरह कहाँ लगी। जो लंग है उसमें से बुलेट गुजर चुकी थी, लंग उसका खत्म हो चुका था, एक उसके शोल्डर के पास बुलेट लगी हुई थी। ऑब्वियसली वो ब्लीड कर रहा होगा। वो 30 मिनट्स कोई जवान आदमी भी ब्लीड नहीं कर सकता। हजरत को दीजिएगा जरा माइक पास रखिएगा भाई जी। जी, फायरिंग की आवाज ही अक्सर यहाँ फायरिंग होती रहती है। मेरा कंसर्न पता है क्या है कि देखिए, जहाँ पे एक दफा भी हादसा हो जाए वहाँ पे लोग जो हैं वो अलर्ट हो जाते हैं, अपने लिए कोई अपना, चले हुकूमत नाकाम हो गई, वो अपना कोई जाती निज़ाम बना लेते हैं जो कि प्राइवेट गार्ड्स हैं। जाती निज़ाम जी यही बनाया ना हमने कि जो वो लोग जो ये इनको सप्लाई करते हैं गार्ड्स को, उनसे रब्ता करके हमने गार्ड्स लिए उनसे जी, और उसके बाद यहाँ जंगले लगाए, दरवाजे बंद किए ताकि कोई ऐसी एंट्रेंस जो है वो ना हो। उसमें एक और अर्ज करूँ मैं आपसे, ये हमारे मोहल्ले के लोग भी थे, हम इनको पहले भी जानते थे और ये कई साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं। वो कौन लोग? ये 2 गार्ड जो थे। अच्छा। दोनों का नाम लतीफ है, पूरा मोहल्ला उनसे आशना था, सब लोग उनसे वाकिफ थे। मैं अपने मोहल्ले के बुजुर्गों से आशना हूँ, लेकिन मैं अपने मोहल्ले की हिफाजत का जिम्मा अपने बुजुर्गों को तो नहीं दे सकता ना। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, लेकिन वो इतने बुजुर्ग नहीं है जितना आप फरमा रहे हैं।
एक्टिव लोग हैं, वो स्मार्ट लोग हैं जी, और फायरिंग भी करते हैं, गन भी चलाना आता है उनको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक मिसहैप होना था। आपके घर में हुआ है? जी जी, मेरे घर में ये हुआ। फरमाइए कि इस मोहल्ले में ऐसी कौन सी मन्नत मानी है कि इसी मोहल्ले में बार बार डाकू आ रहे हैं, इसी मोहल्ले में डकैतियां और स्नैचिंग हो रही है, क्या वजह? ये चीज़ तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप मीडिया के लोग हैं। रोज़ाना आप देखें कि हर मोहल्ले में ये सिचुएशन यही है, और ना सिर्फ फाकी कॉलोनी हर में, मोहल्ले से G1 मुराद में, सारा पाकिस्तान कह रही हैं या आप अपने मोहल्ले कह रहे हैं? जौहर टाउन की स्पेशल यही सिचुएशन है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ वर्ल्ड सोसाइटी। सो यहाँ पे लोगों ने अपने अपने ब्लॉक्स के अंदर अपने खुद कंट्रीब्यूट करके गार्ड्स वगैरह रखे हैं, या कंपनीज से हायर किए हुए हैं गार्ड्स। ये कोई गवर्नमेंट तो कोई हमें नहीं दे रही कोई इस सिलसिले में कोई हेल्प, लेकिन ये हम अपने खुद ही, ये देखें पीछे आपके जंगले लगे हुए हैं, ये भी अपने पैसों से ही लगवाए गए डॉक्टर हैं। साहब आपकी बात बिल्कुल बजाय, हुकूमत के साथ तो जो हम अभी बात करते हैं, मामला ये है कि जो आप अपनी जिम्मेदारी पे कर रहे हैं, इस गेट को बनाने का मोहल्ले वालों को क्या फ़ायदा होगा जिसमें से हर इंसान गुजर के आ सकता है अगर वो दरवाज़ा बंद भी हो तो अपनी कुछ जिम्मेदारी भी तो है ना मोहल्ले की कि हमारे यहाँ ये हो रहा है तो हम बेहतर इंतज़ाम करें अपने लिए। देखें, अपनी तरफ से तो हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि बेहतर इंतज़ाम हो, तो ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कंपनीज हैं जो कि गार्ड प्रोवाइड्स करती हैं कि कितने एक्टिव हैं और किस एज के लोग हैं। तो आपके ख्याल में डॉक्टर साहब क्या रूट है इसकी, क्या वजह है? एक तो वजह ये है कि जो भी मुजरम पकड़े जाते हैं आपके सामने है कि वो उनको किस हद तक सज़ाएं होती हैं। दूसरी वजह ये है कि बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि जो जितनी भी नौजवान नस्ल है, 60% नौजवान यंग जनरेशन है, और लोग MA करके और BA करके बेरोज़गार फिर रहे हैं। इधर आना बच्चे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सदीक। मोहम्मद सदीक, कितनी उम्र है तुम्हारी? 65। 65 साल के हो। ये कौन सी गन है तुम्हारे पास? ये देख, ये ज़रा पकड़ना इसको। ये जो तुम्हारे पास गन है इसमें ये है, ये क्या रखा हुआ है तुमने? ये लोडेड है? नहीं है लोडेड। अच्छा, ये टिक भी नहीं कर रही। अगर ये आपका गार्ड होगा, ये गार्ड रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो नहीं है, हम तो ये टैक्स प्राइवेट देते हैं। कंपनी का गार्ड है भाई, किसी का भी हो, ये तो शहरियों की जिम्मेदारी नहीं। शहरियों तो आप अपने कितनी तहफ़्फ़ुज़ देर के से लिए कर रहे हैं टैक्स ये? देते हैं। मुझे 1 महीना हुआ है। तो 1 महीना हुआ जी है, हाँ। तो इसके अंदर ना कोई कारतूस है ना ये चलती है, तो ये क्यों रखी हुई है आपने? जेडी देंगे सिक्योरिटी वाले, हमने तो वही रखनी है ना यार आपका हम जिम्मा इन अपनी लोगों की गाड़ी को हिफाजत खरीदते करना। हैं। जी हाँ। जब आपके पास गन, ये बच्चों का खिलौना है, ये 2 नंबर है, ये खराब है, ये नहीं चल ये सकती। सर चौक अपने मोहल्ले वालों को ऐसे बोलते हैं कि ये गन हमारी जेडी खराब है, ये नहीं चलती। मोहल्ले वाले सिक्योरिटी वाले को बोल, हम तो उनको नहीं बोलते हैं कि नहीं चलते। हमारे इसमें क्या अब मुझे गुनाह है? ईमानदारी से बताइए कि ये किसी चीज़ की हिफाजत करने के बुजुर्ग काबिल हैं? अब ये जहाँ भी सिक्योरिटी दे रहे हैं वहाँ पे किसका जिम्मा है कि इनको ना लगाएं? हुकूमत का जिम्मा। और वो तो प्राइवेट आदमी है ना। नहीं तो इसीलिए है ना कि गवर्नमेंट तहफ़्फ़ुज़ नहीं देती ना, आपका सिस्टम तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता। वह हमें क्या जरूरत है 20, 25, 40, 50, 60 हज़ार रुपया महीने का खर्च करें? क्यों करें? हम टैक्स नहीं देते। आपकी कितनी तनख्वाह है? 9,000। 9,000 मिलता है आपको। आप जी। कंपनी को कितना देते हैं? मुझे क्या इल्म, कंपनी को हम तो नहीं दे रहे। आपको मोहल्ले वाले दे रहे हैं 9,000? नहीं जी, हाँ। कंपनी दे रही है। तो आप लोग इन लोगों को, कंपनी को कितने देते हैं एक गार्ड के? 12,000, यानी कि 3,000 कंपनी लेती है, और कंपनी ने जो इनको गन दी है और जो आपको ये हालत दी है, ये बुजुर्ग हैं जिनकी कि हम खिदमत करें, ये गार्ड के लिए नहीं है। अब ये जो चप्पल पहनी है हमारे बुजुर्ग ने, ये किसी आदमी को फॉलो कर सकते हैं? तो ये कौन तो पैदल जिम्मेदार ही है इस सब का? हाँ प्रोफेसर साहब, इसका जिम्मा हुकूमत पे कैसे है? नहीं तो किस पे है? जिसने हायर किया है हुकूमत इसको। का मतलब क्या है? डेफिनेशन क्या है? जिसने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करना, हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना, वो हुकूमत किस चीज की? प्राइवेट हुकूमत सिर्फ गार्डों दौरे को करने भी, के लिए। प्राइवेट गार्डों को उनकी भाई, कंपनी प्राइवेट तो हमने जिम्मेदार इसलिए होगी रखे या हैं कि हुकूमत? प्राइवेट रखे इसलिए हैं कि गवर्नमेंट हमें सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करती। शाह जी, मेरे मोहल्ले में गार्ड है, वो 35 साल का लड़का है, 35 या 36 साल का। उसके पास वो 12,000 हमसे लेता है, उसके पास एक माउजर है और एक उसके पास पंप एक्शन है। हर हफ्ते बैठ के वो घर में उसको पहले साफ करता है, क्योंकि हर हफ्ते बाद उसको जंग लग जाता है। वो सफाई करता है, बुलेट्स गिनता है, अपनी जो चलाई हुई हैं वो देता है वापस और रखता है, लोड करता है। 12,000 रुपया महीना ले रहा है, लेकिन उस गार्ड की वजह से एक कुत्ता वहां पे जो है ना, उसकी इजाजत के बगैर गली में नहीं घुस सकता। डिटरेंट तो है ना, डिटरेंट है ना। लेकिन अगर 12,000 रुपया इन्वेस्ट हो रहा है, चल मैं मान लेता हूं कि जनाब यहाँ पे हुकूमत अपनी नाकामी का इजहार कर रही है कि जनाब बिल्कुल, हमारी जिम्मेदारी है, नहीं कर सके, हुकूमत की जिम्मेदारी। तो अवाम जो है वो जब Undoubtedly हमको- कलेक्टिवली एक एक्ट करती है तो उसमें भी तो कोई जिम्मेदार हो ना। कितने गार्ड हैं आपकी तीन गलियों में? 3 गार्ड है तो 12 36,000 रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एक महीने का। जी।
और इस गन के लिए, नहीं इस मेरे बुजुर्ग के लिए। ये बुजुर्ग तो अभी अल्टरनेट आया लतीफ, जिसको ये तो फायर भाई बजी आज है ही ना, शाम को अगर किसी ने खुदा ना खास्ता डकैती करनी हुई तो ये मेरा भाई क्या करेगा? तो उसको मैं कंपनी पता को क्या एहसास दिला रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि ये सही है, मैं कह रहा हूँ ये गलत है। और यकीन कीजिए जितनी सियासतदानों की क्लास होती है उससे ज्यादा किसी की नहीं होती, लेकिन अवाम की भी तो कोई जिम्मेदारी अपनी है ना। नहीं, अवाम जितनी एफर्ट कर सकती है वो उतनी करेगी, कि उससे ज्यादा कैसे कर सकेगी। आप उनको माइक दीजिएगा जरा। जी जी। ये तो अब आज पता लगा ना जी कि इनके पास ऐसी गन है जो चलती नहीं है जी। जो पीछे दो आदमी, सुन लीजिए पहले, मुझे अर्ज करने भाई दीजिए। मैं हाथ बांध के, आपके ख्याल में कोई बाहर से आएगी टीम बताने के लिए कि आपके गार्ड कैसे मन, हैं? मेरी तो बात पहले सुन ले पूरी तरह। हजरत, पहले जो 2 गार्ड थे जिनमें से एक बेचारा शहीद हो गया है, वो बाकायदा यहाँ फायरिंग करते थे रात को, 1 आध 2 वो गोलियां जरूर चलाते थे ताकि पता लगे कि इस मोहल्ले में गार्ड मौजूद हैं। ठीक है जी। तो हमें कैसे ख्वाब आ गया कि जनाब इनके पास जो गन है वो टिक भी नहीं करती? ये तो इन्होंने बताया ना। हुकूमत का जो जिम्मा है ना वो बिल्कुल अपनी जगह है, लेकिन जब ये गन लटका के गार्ड कर रहा होगा ना तो जो डाकू आएगा सबसे पहले ये उसकी शहादत का विक्टिम होगा, क्योंकि इसके पास गन है, ये उसके लिए खतरा है। और उसको नहीं, डाकू को पता है कि गन नहीं चलती। आप जैसे मेरे ऐसे शरीफ आदमी जो हैं, शरीफ शक्लों वाले लोग जो हैं, वो भी डाकू बने हुए हैं। तो अब किसको कहेंगे आप? मैं इस बात को जरा बड़ा करूं आप करिए, कीजिए, जरूर कीजिए। ताहिर, हजरत ने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा, उन्होंने कहा शरीफ शक्लों वाले जो है ना वो डाकू बने हुए हैं। आप इशारा समझ रहे हैं उनका? आप इस पे मुझे कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबको ये इस बात को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हर शख्स ने अपना अपना किरदार अदा करना है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रय्यतिही। तुम में से हर शख्स जो है वो निगहबान है और उसके रैयत के बारे में उसके पूछा जाएगा। एक मिसाल देना चाहता हूँ, चूँकि हम मुसलमान हैं और इस्लामी ममलिकत में रहते हैं तो अल्टीमेटली हम इस्लाम की तो बात ज़रूर करेंगे। जनाब सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं लौ अन्ना दाब्बतन असुरत बिल इराक लकुन्तु मसऊला अनहा यौमल क़यामा। अगर मेरे दौरे खिलाफत के अंदर एक चौपाए जानवर को ठोकर भी लगी तो क़यामत वाले दिन उमर से पूछा जाएगा। आपने बड़ी मुकम्मल बात कर दी। मैं छोटा सा वक्फा लूँगा, ख़वातीन से वक्फे पे जाता हूँ, लेकिन ये बात कि मुल्क के अंदर बहसियत मजमूई तौर पे अगर कौम को देखें तो इतना लेवल ऑफ स्ट्रेस क्यों है हमारे अंदर, और हम क्यों इतने, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता इसका उर्दू का क्या होगा, डिसकनेक्ट है एक दूसरे से। मुझे जो यहाँ भी गुफ्तगू समझ आ रही है ना, ये डिसकनेक्टेड है रियलिटी से। हुकूमत का जिम्मा है, इस पर कोई दो राय नहीं है। हुकूमत अपने इन कामों में बुरी तरह नाकाम है, कोई दो राय नहीं है, कोई इसको डिफेंड नहीं करेगा आके। लेकिन अगर ये सर्कमस्टेंसेज है तो हमारी अपनी जिम्मेदारी जो है वो क्या होगी? वापस आइए, इस पर गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हजरत आप फरमाइए कि हुकूमत का जिम्मा है, हुकूमत की पुलिस है, हुकूमत की फौज है, हुकूमत का मुल्क है, हुकूमत 5 साल करेगी अपना इंशाल्लाह ताला। हुकूमत के सारे वसाइल जो हैं उनको अमानत के तौर पे दिए गए और वो नाकाम नजर आते हैं। इसमें कोई दो आरा नहीं है कि एक घर के बाहर से घर वाले की मालिक की मर्जी के बगैर अगर कोई गमला भी उठता है तो वो यकीनन हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्योंकि यकीनन लॉ एंड ऑर्डर रखना हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। अब देखें, मैं इसका कंपैरिजन दुनिया के महज़ब मुआशरों से नहीं करूँगा जो सो कॉल्ड महज़ब मुआशरे हैं, जहाँ दीन की रमक भी नहीं है और जो हकूक़ुल इबाद के मंबा बन चुके हैं। और वजह क्या है कि हकूक़ुल इबाद को इतनी तरजीह दी गई है, हालांकि उनके जो दीन है उसमें हकूक़ुल इबाद का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन दुनियावी मामलात को निपटाने की इतनी अहलियत है उन लोगों में कि उन्होंने अडॉप्ट कर लिया सब कुछ हमसे हकूक़ुल इबाद के पैराए में। हुकूमत मैंने कहा कि जिम्मेवार है बिल्कुल, लेकिन देखना ये है कि क्या हुकूमत के वो वसाइल जो अवेलेबल रिसोर्स है उसको प्रायोरिटाइज करके क्या डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इतनी काफ़ी है कि हर घर और हर गली में एक पुलिस का आदमी खड़ा कर दिया जाए। और वो लोग जो पुलिस में भर्ती हुए हैं क्या उनकी ये अहलियत है? तो मैं कहूँगा नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करूँगा। क्यों कि उनके जो मुआशी मामलात हैं वो इन ड्यू कोर्स इतने बढ़ चुके हैं कि रिश्वत सतानी, थाने बिकने का जो अमल है वो है। लेकिन
इसमें तो कोई दोबारा नहीं है। आपने बड़ी ना जिम्मेदारी से बात बड़ी आराम से कबूल कर ली है। एक लम्हा दीजिए शाह जी, मैं अभी आता हूँ। ये मेरी बहन खड़ी है यहाँ पे। बेटा आपका नाम क्या है? फरहाना। फरहाना, आप ही का घर है ये, और आपके बच्चे जो हैं ये छोटे छोटे हैं। आपके घर में मर्डर हुआ है, आप इसके साथ कैसे रहती हैं, कैसे कोऑर्डिनेट करती हैं इस बात से? जी अब जाहिर है कोऑर्डिनेट तो करना पड़ता है ना, कुछ मतलब जाहिर है टाइम लगा हमें 2 दिन। कोई हिफाजती आपने इंतजामात और किए? जी हिफाजती इंतजामात अभी पहले भी आप बात कर रहे थे तो मैं सुन रही थी कि मुझे ये समझ नहीं आती कि जो हम लोग आम जो पब्लिक है हम अपने लेवल पे और कितने को हिफाजती इंतजामात कर सकते। मतलब हम 15 साल से यहाँ रह रहे हैं, बाकी जो हजरात हैं वो ज़्यादा देर से रह रहे हैं, मतलब उन 15 सालों में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। इस मोहल्ले की सिक्योरिटी में कोई गेट ऊंचे हो गए, दीवारें ऊंची करवा ली गई, गाड़ियों को डबल डबल लॉक लगने शुरू हो गए। हर घर पहले भी ये चोरी डकैती ये चीज थी 15 साल पहले? इस तरह नहीं थी जी, इस तरह नहीं जी, इस तरह नहीं थी। मतलब मैं पिछले 15 साल से रह रही हूँ, ये कुछ 3 सालों में, तकरीबन 3 सालों में ऐसे हुआ है बहुत बड़ी तब्दीली आई है। बहुत बड़ी तब्दीली आई है कि हम लोग हर चीज जो हम अपने हिसाब में कर सकते हैं ना, इंडिविजुअली भी लोगों के घरों में गार्ड हैं, इसके अलावा हम क्या कर सकते। हमारे बच्चे बड़ा ओपनली यहाँ खेलते होते थे, वो भी हमने नहीं खेलते। बाहर बच्चे नहीं खेलते? बच्चे हम बाहर खेलने, हमने टेंशन के तौर पे ना हमने बंद करवा दिया, हम बच्चे बाहर नहीं निकलने देते। गेट पे बेल होगी, हम पहले अंदर से पूछते हैं। इतना हमें सिक्योरिटी थ्रेट कभी भी नहीं हुआ था। इस जगह पे कत्ल हुआ? जी बिल्कुल। इसी जगह बच्चे खेलते हैं तो बच्चों पे कोई अपना नफसियाती असर नहीं हुआ? बच्चों पे बिल्कुल नफसियाती कभी कोई रिएक्ट असर किया है किसी बच्चे ने? जी बच्चे मेरे डेफिनेटली खौफजदा हैं। अब ये कि कुछ जब से ये हुआ है हादसा, बच्चे यहाँ इधर भी खेलना पसंद नहीं करते। हुकूमत पे भी हम सारा ब्लेम नहीं करते, हुकूमत को भी हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है जैसे आपने फरमाया, लेकिन ये है कि अब हमारे इलाके में कौन हुकूमती नुमाइंदा है हमने कभी नहीं देखा। इस सारे हादसे के बाद कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ का एमएनए आया? कोई एमएनए हमें, मुझे पर्सनली तो ऑनेस्टली ये भी नहीं पता कि यहाँ कौन है। यहाँ बहुत खूबसूरत बात की आपने, बहुत खूबसूरत बात की। आपको इल्म ही नहीं है कि यहाँ के एमएनए एमपीए कौन है। हजरत आप कुछ फरमा रहे थे, आप फरमाइए। जी सर, मैं ये कर रहा था कि मैं इस इलाके में सबसे पुराना रहने वाला हूँ। जब मैं यहाँ आया तो सब प्लॉट खाली पड़े हुए थे। जी सर, मेरा वाहिद घर था और एक नुक्कर पे ही घर था। मैंने बाउंड्री वाल भी नहीं बनाई थी जी, और लोग कहते थे कि तुम जंगल में आके आबाद हो गए हो। मैंने सब बच्चों की शादियाँ इन्हीं प्लॉटों में की। यहाँ कोई क्राइम नहीं था, कोई चोरी नहीं थी, कोई डाका नहीं था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हैरेसमेंट जो है, ये माहौल जो है, ये डेवलप हो गया। अजीब सोच चली है कि हर एक सोचता है तमाम शहर जले, एक मेरा घर ना जले। तो जब ये मामला होंगे, इसका जवाब आपसे बेहतर और कौन देगा कि ये तब्दीली ज़हनी तौर पे क्यों आई है? इसलिए कि बेरोजगारी है। लोग पढ़ के बाहर आ रहे हैं, निकल रहे हैं स्कूलों से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से। नोट कर रहे हैं ना बात के, लोगों में रख रखाव नहीं है। हमें नहीं पता है किस घर से आया, लेकिन ये 6 डब्बे जूस के आए, ये रख रखाव है ना इस मुल्क में। ये तो हम चूंकि मुसलमान हैं जी, तो ये मुसलमानियत जो है ये 2 कदम आगे क्यों नहीं बढ़ती? बताएं आप कहाँ बढ़े हम? हजरत इसका जवाब आप दीजिए, हम कहाँ बढ़े? देखिए अर्ज ये है कि ये जो आपने बात जो दीन का सोशल कनेक्ट है ना जी, वो ये है जो हुआ है अभी आपके साथ, कि हमें नहीं पता कि किधर से आया। हम लोग बैठे हैं, किसी एक घर ने कहा कि जी कुछ लोग बैठे बाहर और बात हमारी कर रहे हैं, इनको पानी पिला दो। ये असल पाकिस्तान, ये असल दीन है, ये असल दीन, और ये असल पाकिस्तान है। एक बात फ़कत कहना चाहता हूँ, जनाब सैयदना उमर फारूक लेटे हैं, रोम का सफ़ीर आता है बड़े प्रोटोकॉल के साथ, और वो कहता है मैं खलीफा वक्त जो 22.5 लाख मुरब्बा मील पे खिलाफत करता है। इतने सोर्स नहीं थे, सोर्स ऑफ इनकम जो अब गवर्नमेंट के पास उस वक्त नहीं थे। तो क्या मैं उसको मिलने जा रहा हूँ, कौन है वो देखना चाहता हूँ। तो आपने देखा वो ज़मीन पे चित लेटे हुए थे, सराहना भी कोई नहीं था, बॉडीगार्ड भी कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उसने एक जुमला कहा, अदालता फ़अमिनता फ़निमता या उमर, ए उमर तूने अदल किया, अमन पाया और सो गया। आज अदल को अगर हम रिवाज दें तो इंशाअल्लाह ताला घरों के अंदर भी, मुल्क के अंदर सुकून हो सकता है। ज़हीम यहाँ पर इन्होंने जाना है, इनको जल्दी है। क्या इस वाक़े पे अकाउंटेबिलिटी होगी? एमएनए एमपीए की दोनों भाई हैं कि वो क्यों नहीं आए, उन्होंने क्यों नहीं कुछ किया, असेंबली में क्यों नहीं इस नोट को उठाया, वहाँ पे कोई तो कार्रवाई होती। देखिए अकाउंटेबिलिटी का अमल अगर यहाँ हम बात कर रहे हैं ना, और उनकी नहीं होगी, तो ये है वो डिस्कनेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। सही कि इनकी तो अकाउंटेबिलिटी हो जाए कि इन्होंने गार्ड ठीक नहीं रखा, पुलिस वाले की अकाउंटेबिलिटी हो जाए कि उसने अप्लाई नहीं किया अपने आप को, लेकिन उनको भी कम से कम जवाब तो देना है। तो ये करना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। और सिर्फ ये सर कि देखें, हुकूमत बिल्कुल लायबल है, हुकूमत इल्ज़ामात के लिए हाजिर भी है और जवाब दे भी है। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या इस अवेलेबल रिसोर्स को
जो है, अब आप बाहर के माशरों पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात करते हैं, अगर आप न्यूयॉर्क चले जाएं, इससे ज़्यादा महजब माशरा कोई है नहीं, मानता नहीं, उनके पास आर्गूमेंट्स हैं। आज उनका क्राइम रेट अगर आप कंपैरिजन करें आबादी का तो लाहौर से 4 गुना ज़्यादा है। अर्ज ये है कि हम उस कनेक्ट को जो हमारे माशरती अक़दार थी उनको हम जो है वो ग्रास रूट लेवल तक क्यों नहीं पहुंचा सके। दीन का एक अपना एस्पेक्ट है, लेकिन जो हमारी माशरती इक़दार थी वो इसलिए नहीं पहुंचा सके। हम सबको आपताप है, हर बंदा कह रहा है कि मैं ही कुछ ना कुछ कर लूँ। ठीक ठीक, हजरत आपने कुछ सवाल करना था? मेरे लिहाज से ना इसमें 100% जो है ना वो गवर्नमेंट की पास रखिए, गवर्नमेंट की वजह से ये चीज़ें पैदा हो रही हैं कि पब्लिक क्यों डिसएसोसिएट इससे आम चीज़ों से, क्योंकि इन्होंने 10 साल से बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आम लोगों की एक्टिविटीज़ का, वो इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया हुआ। इसकी आपके ख्याल में अगर बल्दियाती इलेक्शन हो गए होते तो ये डाके ना पड़ते? यहाँ क्राइम भी कम हो जाएंगे और लोग भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये बल्दियाती इलेक्शन ना कराना ये बहुत सारी चीज़ों का जड़ बुनियाद है। हजरत एक छोटा सा जवाब, इस वक्त इन लोगों के लिए हुकूमत की तरफ से आप क्या कह सकते हैं? देखिए जी, एक तो मैं मेक श्योर करूँगा कि CCPO लाहौर के साथ आज ही बात करूँ और इन कंप्लेंट्स को जो इन लोगों की हैं उनको इमीडिएटली एड्रेस किया जाए, और ये भी मेक श्योर करेंगे इंशाल्लाह ताला कि अगर एक गली में 10 घर लूटे जाएं तो तहरीक इस्तकाक हो सकती है असेंबली में। मजाक तो नहीं है ना, दे शुड बी हेल्ड रिस्पांसिबल। SHO को रिस्पांसिबल होना चाहिए, इस इलाके के DSP को रिस्पांसिबल होना चाहिए। ये कोई मजाक है सर? देखिए ना हजरत, हमने SP ऑपरेशंस को यहाँ इनवाइट किया था, उन्होंने 11th आवर पे हमें कहा कि मैं नहीं। वो फिर मैं मेक श्योर करूंगा ना कि वो अगर नहीं आए तो आई टॉक टू द CCPO एंड आस्क हिम कि वो कौन साहब हैं जो जिनको बुलाया जाता है और इस तरह की बात पे वो सिक्योरिटी देने की बजाय खुद भी तशरीफ नहीं लाते। I'll ask him, I'll ask the concerned man, the in charge of the entire city, और उनको मेक श्योर करेंगे कि ये इंशाल्लाह ताला एक आधे दिन में इनको तब्दीली नजर आएगी और यहाँ पुलिस की गश्त भी होगी, और मेक श्योर करेंगे कि पुलिस जो है वो इन लोगों को आंसरेबल हो। माइक दे दीजिएगा उनको। जी डॉक्टर साहब। जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका जो हुआ है मर्डर, जो उसकी फैमिली ये है, उसके लिए मतलब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? बिलाल साहब, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ इसके अंदर ज़हीम साहब कि अगर कोई शख्स जिसका कोई वाली और वारिस ना हो, उसकी कफालत जो है वो गवर्नमेंट के ज़िम्मे होती है। अब उनका वाली वारिस को नहीं, तो वाली वारिस सरकार का फरमान व हुकूमत है। अच्छा, वैसे हमने अपने तौर पे जो है ना, जो उनके लिए एटलीस्ट कम से कम 1.5 से 2 लाख तक जो है वो कलेक्ट किया है, ठीक है ना, उनको देने के लिए, उनकी फैमिली को देने के लिए। तो हमारा जो शेयर है वो तो हमने किया उनके लिए। 2 बेटियां जो हैं अभी वो शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड हैं। 2 बेटियां उनकी अनमैरिड है उसकी, और इसके अलावा एक बेटा है, आई थिंक वो है नहीं यहाँ पर, ये कहीं भाग गया है, तो उसके जो बच्चे वो भी शख्स जो वो पालता है। हजरत, हम अभी इसके बाद उनके घर जा रहे हैं और मैं सारे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मुखैर हजरात हैं वो इनकी जो मदद कर सकते हैं वो ज़रूर करें इंशाल्लाह ताला। मैं इसमें जो हिस्सा डाल सकता हूँ मैं डालूंगा। जी, आखिरी जुमला। मोहल्ले वालों ने ये फैसला किया है कि उनकी तनख्वाह जो है वो ताहयात ये मोहल्ला अदा करता रहेगा उनको, उनकी कफालत के लिए। ये है अब ये शुरू हो गया ना? सही, बिल्कुल बिल्कुल जी, उनकी कफालत के लिए खतरा है। जी, उनकी कफालत के लिए मोहल्ला जो है ताउन करता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन हज़रात, छोटा सा वक्फा लेंगे और अब हम जाएंगे मकतूल के घर में और देखेंगे उनके घर के हालात और अब मुस्तकबिल में क्या होना है। आपसे मिलते हैं इस वक्फे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, हम इस वक्त मौजूद हैं उस गली में जिसमें कि मकतूल लतीफ़ साहब का जो है वो घर है। उनकी बॉडी जो है वो हॉस्पिटल से घर आ चुकी है और तमाम लोग यहाँ पे गुस्से के लिए बैठे हैं। यहाँ पे गुफ्तगू करना ज़ाहिर है ज़रा थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन ये हकीकत है कि ये सच्चाई जो है वो पहुँचानी कितनी ज़िम्मेदारी की बात है कि हम लोग इस माशरे में जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं
उसमें एक इंसान की जान की कदर और कीमत इतनी कम क्यों है? सबसे पहले मैं उनके भाई से बात कराता हूँ। आपका भाई नाम? आप लतीफ़ साहब के छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं? छोटा। आप छोटे हैं, वो आपसे उम्र में बड़े थे? बड़े थे। तो आपकी कितनी उम्र है? 50 साल। अच्छा, 50 और 5। आप काम करते हैं कोई? नहीं। तो आपके जो भाई काम करते थे ये चौकीदार करते थे। तो आपके ख्याल में इस उम्र में उनको ये काम करना चाहिए था? नहीं, मजबूर करना पैंदा। आप भी उनके भाई हैं? हाँ। आप छोटे भाई हैं बड़े भाई हैं? मैं उसको बड़ा भाई हूँ। आप बड़े भाई? हाँ। हजरत, आपके ख्याल में ये जो सारा वाकया पेश आया है इसमें किसका कसूर है? ये कसूर हुण सानू चौकीदारा करदा जाके गरीब आदमी जा रहा है उसे अल्लाह बेहतर जाने की होया या नहीं होया, डाकू पाए ने जो भी आया सानू तो किसी गल का इल्म नहीं हैगा भी जाइए या सानू किसी गल का नहीं पता हैगा। तां नहीं पता किहदा मुलाजिम सी, किस कंपनी दा मुलाजिम सी? कंपनी दा हुण सानू नहीं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ? ਇਹ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੌਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ? ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। हज़रत, इस मुल्क में मजबूरी का ये आलम है कि बुज़ुर्ग जो हैं उनकी भी बुज़ुर्गी नहीं है, उनको भी काम करना पड़ेगा। एक सबसे बड़ा अलमिया हमारी कौम का और हमारे मुल्क का भी ये जो गुर्बत आ गई है, और गुर्बत की बिना पर ये बूढ़े लोग जिनको अब घर के अंदर आराम और आसाइश करना चाहिए थी, और हुकूमत वक्त का ये काम भी बनता है कि वो जितने बूढ़े लोग हैं और उनके लिए वो फैसिलिटेशन करे। ख़वातीन, इसमें ये बात भी थोड़ी सी तवज्जो रखिएगा कि इस मुल्क के अंदर डिस्कनेक्ट तो है लोगों के अंदर, लेकिन ये जो दो भाई बैठे हैं, बड़े भाई और छोटे भाई, ये डिस्कनेक्ट नहीं है, ये इनकी सादगी है कि इनको सवाए इसके और किसी चीज़ से गर्ज नहीं है कि हमारी मजबूरी है, हमने काम करना है, अगर ज़िंदा हैं तो काम करेंगे और फिर रोटी खाएंगे। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि जो अपने यूनिफॉर्म में हलाक हो उसको शहीद का दर्जा देना है, उसको शहीद का दर्जा देना है। तो आप इसको इनको शहीद समझते हुए ये हौसला आता है दिल को कि अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद और आला फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। हज़रत, आप की कंपनी में काम करते थे साहब? जी बिल्कुल। क्या नाम कंपनी का? नदीम सिक्योरिटी। नदीम सिक्योरिटी। हज़रत, ये फरमाइए कि क्या ये लोग इंश्योर्ड हैं? जी, इंश्योरेंस है। हाँ जी। अभी लतीफ़ को कितनी इंश्योरेंस मिलेगी? लतीफ़ साहब को वो अज़हर वड़ाई साहब हैं जो ऑनर हैं कंपनी के जो ऑनर हैं अज़हर वड़ाई साहब, वही इस बारे में बता सकते। इंश्योर्ड हैं ये लोग? जी इंश्योर्ड। पक्की बात है। अच्छा, जब आपके पास किस आता है नौकरी के लिए आता है जी, तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? मैट्रिक तक तो कम से कम होनी चाहिए। उम्र की को कैद? उम्र की रिटायर जो फौजी होते हैं उनकी यही तो 40 से 40। बुजुर्गों को गार्ड बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। ये छोटे भाई हैं उनके? जी, वो इनसे उम्र में बड़े थे। बिल्कुल। तो वो तो बंदूक उठाने की सलाहियत भी बड़ी कम रखते होंगे ना, भागने की सलाहियत भी बड़ी कम रखते होंगे? नहीं माशाल्लाह, वो तो फिट थे इनसे ना। ये तो अभी इनकी एज जो है वो 16 के राउंड अबाउट होगी। हमने वहाँ पे गार्ड को भी देखा है। जी, उसके पाँव में चप्पल था, वो भाग नहीं सकता था, बूढ़ा इतना था कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। उसकी गन में कोई कारतूस नहीं था। उसकी गन को पंप को जब पंप किया तो उसके अंदर स्प्रिंग भी नहीं था। ये गार्ड वहाँ कंपनी का खड़ा था। ये किसका जिम्मा है? हमारी जिम्मेदारी है। तो हजरत, अगर कंपनी 3000 रुपया गार्डों से लेगी सैलरी का कमीशन, और उनको एक बंदूक भी नहीं प्रोवाइड कर सकती, एक जूता नहीं प्रोवाइड कर सकती, सिक्योरिटी की तो बात छोड़ दें, तो आपको नहीं लगता कि कोई अखलाकी फ़र्ज भी होगा कंपनी का? बिल्कुल होता है, देना चाहिए। तो क्या होगा इस लतीफ़ साहब के घर का? क्या होगा? इनकी बच्चियां बैठी हुई हैं, ये इस बुढ़ापे में सिर्फ बच्चियों के लिए कमा रहे थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो घर में अगर गंदम पूरी होती तो क्यों निकलते घर से काम करने के लिए? कंपनी क्या करेगी इनके लिए? हम इनके साथ हैं इंशाल्लाह, जो भी हो। सियासी बयान नहीं, ईमानदाराना बताएं, साथ कैसे देंगे आप? हम शुरू से लेकर आपको यही नहीं पता कि कितनी इंश्योरेंस है, साथ कैसे देंगे आप? नहीं, मैं असल में कंपनी चला नहीं रहा, बड़े भाई ऑनर हैं, वही चला रहे हैं। अभी तक इनकी क्या हेल्प हुई है? ठीक है, अभी तक ये छोटे भाई पास बैठे हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ 5000 रुपये की हेल्प हुई है, ऐसा ही है? आपको वो भी नहीं पता? मुझे नहीं पता, बड़े भाई को पता है ये 5000 मिला। आप कितने भाई हैं? हम 5 भाई हैं। क्या काम करते हैं आप लोग? हम मेहनत मजदूरी करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं। ये इस काबिल घर नहीं है कि वाले साहब ना काम करते? ये एक तरफ सोचे समझें तो नहीं भी है और है भी, क्योंकि छोटा भाई पढ़ा लिखा है,
जो पढ़ता है वो नौकरी के लिए निकलते हैं तो नौकरी नहीं मिलती, आगे से कहते हैं जी इतने हमें पैसे दें, लाखों के तादाद से मांगते हैं, वो नौकरी फिर नहीं मिलती। छोटे भाई ने FA किया हुआ है तो जगह जगह अच्छी नौकरी की तलाश में लगे हुए हैं, नौकरी नहीं मिल रही। आपने FA किया बेटा? आप छोटे इधर आओ मेरे पास आओ। क्या नाम तुम्हारा? ज़ीशान। ज़ीशान, क्या नौकरी ढूंढना चाह रहे हो? कहाँ कहाँ गए हो तुम? मैं FA में हूँ, FIA में भी गया हूँ, ये रेंजर में भी मैंने फॉर्म जमा करवाया है और ये पंजाब रेलवे पुलिस में भी करवाए थे। अच्छा, तुमने FIA वो भी पुलिस है, पुलिस में भी कराया, रेलवे पुलिस वो भी पुलिस है। तुमने कभी वालिद साहब को ये नहीं कहा कि जिस कंपनी के आप मुलाजिम हैं उन्होंने तो आपको वो बंदूक ही नहीं दी जिसमें गोली चल सके, तो आप क्यों हैं यहाँ के मुलाजिम? क्योंकि जो भी डाकू आएगा वो बंदूक वाले को देख के सबसे पहले मारेगा, उसको तो नहीं पता इसकी बंदूक चलती है कि नहीं चलती। जी। आपने कभी वाले साहब को नहीं पूछा? पूछा था, वो कहते थे कि बस मजबूरी है, अब क्या कर सकते हैं। ईमानदारी से ना, इंसानियत की हैसियत से, हमने गुर्बत की मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाया। नहीं सॉरी सर, बात टोक रहा हूँ आपकी कि गन जो ना चलने वाली की बात है वो तो मैं नहीं कह सकता। गन मैं नहीं अभी गन को थी। रिकॉर्ड करके आया हूँ जो कि नहीं चलती। जी जी। होली है, उसमें कुछ भी नहीं है। आप फरमा रहे हैं ना जैसे इंश्योरेंस है, 60 साल के ऊपर वाली तो इंश्योरेंस ही नहीं करते, वो 60 साल से ज़्यादा उम्र की इंश्योरेंस कैसे? आज से ये 4-5 साल से हमारे पास मुलाजिम है, ठीक है, लतीफ़ साहब जो हैं, इनकी इंश्योरेंस हुई है। कोई ट्रेनिंग होती है इन लोगों की? जी। क्या ट्रेनिंग होती है? एक माह लगाते हैं पुलिस वाले, ये मनावा यही साइड पे कोई ट्रेनिंग सेंटर है, उधर देते हैं इन्हें ट्रेनिंग। अतर मुझे ये बताइए कि ईमानदारी से एक घर का सरपरस्त जो है वो इस दुनिया से चला गया, बिल्कुल, दिल को किसी के तो चोट लगनी चाहिए ना कि अगर मैं ये ना करता या आइंदा ना करूं तो शायद कोई और बच्चे ऐसे हो जो यतीम होने से बच जाएं। बिल्कुल। ये मालिकों को कैसे बताएंगे? मालिकों को उनके पास जाके बताएंगे कि आप मेहरबानी फरमाएं। आपके ख्याल में वाकई मालिक इतने भोले भाले हैं कि उनको बताया जाएगा तो पता चलेगा? उनको इल्म ही नहीं है, पैसे लेने का उनको इल्म है, उनको ये नहीं पता कि उनको सहूलत क्या देनी है, उनको सिक्योरिटी क्या देनी है, उनको हिफाजती तदाबीर क्या देनी है, ये नहीं इल्म उनको। बिल्कुल है। मैं ये इस मामले में ना अथर जो है ना ये अपनी तरफ से हर जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ अथर ये आपके लिए ज़ाती नहीं है, लेकिन ये ना माल परस्त लोग हैं सारे। इसके अंदर ये माल की खातिर लोगों को मरवाते हैं और कुछ नहीं करते। इन्होंने 12,000 रुपया वो आदमी तनख्वाह ले रहा है, 9,000 वो घर लेकर आता है, 3,000 वो कंपनी को दे रहा है। वो 3,000 कंपनी को क्यों दे रहा है? जब कंपनी उसको एक हिफाजती जैकेट नहीं दे सकती, एक बंदूक नहीं दे सकती, एक गोली नहीं दे सकती, एक जूता नहीं दे सकती, तो 3,000 रुपया हलाल कैसे है जो ले रही है वो? ये तो सीधी सी बात है, ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, नाजायज़ तरीके से माल जो है ना खाओ, ये तो कुरान ने कह दिया। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है, ये बड़ी बड़ी जो कंपनी है, नाजायज़ तरीके से माल खाता है ना, हराम खा रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, तो वो किसी की जान नहीं ले रहा। कोई शराब पी रहा है वो जान नहीं ले रहा, ये तो जान ले रहे हैं ना। तो अब ये हुकूमत वक्त का ये काम बनता है कि इस तरह के जो इंश्योर्ड कंपनियां हैं उनको देखें, अपने मुलाजमीन को वो प्रॉपर वे से वो डील ही नहीं कर पा रही, तो उनके जो है वो लाइसेंस जो मनसूख होने चाहिए और ऐसी कंपनीज आनी चाहिए जो हकीकत के अंदर जो है कहना क्या गलत होगी कि इन कंपनियों का माल जो है वो असलन हराम है। इस ये सूरत हाल जो आप देख रहे हैं, ये सूरत हाल अगर सच है तो ये माल हराम है और 100% है, इसके ये हराम है। और इन कंपनियों ने जो लाइसेंस लेने के लिए पैसे दिए होंगे हुकूमत को वो भी हराम है। हराम, इसके अंदर तो कोई शक नहीं, क्योंकि ये लाइसेंस गार्डों का नहीं है, ये लोगों की जिंदगियों से खेलने का लाइसेंस है। और उनके पास, जिस तरह आप भी देखे मैं भी देखे हो, उनके पास तो प्रॉपर कपड़े भी नहीं है, हजरत मोहल्ले के लोग जो है ना मिल के कितने दिन 8 दिन रहे हैं लतीफ साहब अस्पताल में, मोहल्ले के लोगों ने मिल के उनका सिलसिला किया, इलाज कराया है। हजरत अपनी कंपनी से तो दरखास्त करें। जी जी। नौकरी तो यार एक चीज़ है ना, बिल्कुल, जान तो अल्लाह को देनी है। बिल्कुल सही बात। इतनी बेशर्मी के साथ नदामत ना होना और फिर माल गरीबों की गुर्बत को ब्लैकमेल करके खाना गलत बात है, ये इंतहाई नाइंसाफ़ी है। बिल्कुल आपकी बात है। इस माशरे में हजरत तब्दीली आएगी, अगर आएगी तो वो ये लाएंगे या ये लाएंगे?
सादा सी बात है कि माशरे के अंदर तब्दीली उस वक़्त आती है जब आदमी एक असूल पे चलता है और क़ानून पे चलता है। और हमारे यहाँ हम चूँकि मुसलमान हैं और शरीयत मुतहरा के साथ जब तक हमारी वाबस्तगी नहीं होगी उस वक़्त तक जो है वो मामला सुधर नहीं सकते। इसलिए हर शख्स को ज़िम्मेदार ठहराया गया है और जब तक हर शख्स अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं करेगा उस वक़्त के अंदर जो है वो माशरे के अंदर कमियां रहेंगी और ये खामियां भी रहेंगी। ये खामियां तभी दूर होंगी जब हर आदमी अपनी अपनी हैसियत को और अपने मकाम को और अपनी जो है वो जॉब को पहचानेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, मुझे नहीं पता कि इसमें मुजरिम कौन है, मुलजिम कौन है, लेकिन अगर अल्लाह ने मुझे ताकत दी होती ना तो मैं कत्ल का मुकदमा जो है वो कंपनी पे भी लगाता, मैं उन लोगों पे भी लगाता जिन्होंने इन कंपनी को लाइसेंस दिया है, वो भी उतने ही कातिल हैं इस मामले में, और मैं कत्ल का मुकदमा उन लोगों पे भी लगाता जिन लोगों की वजह से ये लोग इतने ज़ईफ़ हैं, माल में इतने कमज़ोर हैं कि ये अपने बुज़ुर्गों की हिफाजत नहीं कर सके। मैं आखिर में उन लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ जो साहिब हैसियत है कि इस जगह की गुर्बत का आप एहसास नहीं कर सकते। यकीन कीजिए, आप एहसास नहीं कर सकते। इनके घर वाले हैं, इनके बच्चे हैं, इनका कौन देखने वाला होगा। अगर मैं हुकूमत से कहूँ कि वो इनका वजीफ़ा लगाएगी तो वो नहीं लगाएगी। आप में से जो हज़रात हमसे तारुफ करना चाहते हैं, हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं, इनकी मदद करना चाहते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म कुतुब ऑनलाइन का, समा टेलीविज़न का उनके लिए हाजिर है। आप अपना फरीज़ा, अपना फ़र्ज़ ज़रूर पूरा कीजिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए।